मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है। इसका टाइटल है कि क्या भारत से आइलेट्स वाली लड़की से शादी करके कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अक्सर यहाँ पे प्रेस के अंदर, रेडियो स्टेशनों के ऊपर अक्सर बात चलती रहती है कि भारत रहते हुए लड़के या लड़की को स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट नहीं भेजे गए। तो ये वीडियो के मैं 4 पार्ट बनाए हैं। पहले मैं आपको वो शर्तें बताऊंगा जो पूरी की होंगी तो ही आपकी स्पाउस आपको स्पॉन्सरशिप कर सकती है। उसके बाद में बताऊंगा कि इसमें लड़ाई झगड़ा होने के क्या क्या कारण होते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि आप यदि झगड़ा करोगे तो उसके आपके क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। चौथा ये कि यदि झगड़ा हो गया तो उसकी कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी आप कैसे रोक सकते हो। इसके 4 पार्ट होंगे। इन शॉर्ट पहले मैं बता देता हूं कि कनाडा के कानून मुताबिक आपकी शादी तभी सही मानी जाती है जब आपने शादी के बाद कम से कम 1 साल एक ही छत के नीचे गुजारा किया हो। पर जैसे कुछ मैं देखता हूं कि लड़के या लड़कियां वहां पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके, जैसे एक के साथ एक फ्री, वो सिस्टम पे आना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो वो रिक्वायरमेंट सुनिए कि जो भी लड़की या लड़का कनाडा में आ चुका है, पढ़ रहा है, उसको ये कम से कम 6 शर्तें, जो बाद में गवर्नमेंट कभी भी रिवाइज कर सकती है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। पहली बात तो यह है कि क्लास के अंदर रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। एक सेमेस्टर जो लगभग 6 महीने का होता है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 एब्सेंटेजम अलाउड है। यदि आपकी 2 से ज्यादा गैर हाजिरी होंगी, ये आपके लिए मुसीबत बना सकती है। नंबर 2, पहले सेमेस्टर में पास होना जरूरी है। देखो, पहला सेमेस्टर 6 महीने बाद उसका एग्जाम होता है। 1 महीना लगभग उसका रिजल्ट आने में लग जाता है। तो पीछे आपका टाइम पीरियड, यदि आपका 1 साल का ही कोर्स है तो ड्यूरेशन 6 महीने से कम रह जाती है। तो आप यदि ड्यूरेशन 6 महीने से कम है तो आप अपनी एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हो, ना ही आप स्पॉन्सरशिप भेज सकते हो। सो कोशिश करो कि यदि आप ऐसी गलती कर भी बैठे हो तो आपके काउंटर पार्ट्स जो कनाडा में है उसका कोर्स 2 साल का होना चाहिए, 1 साल का नहीं। फीस पूरी भरी होनी चाहिए और स्पाउस की जो पुलिस रिपोर्ट है वो कनाडा में एज वेल एज इन इंडिया में सही होनी चाहिए। जैसे पीछे आपने देखा होगा कि ब्रैम्पटन में, इसी तरह स्ट्रॉबेरी हिल सरी में कोई लड़के ने पुलिस का घेराव किया, पुलिस से बदतमीजी की, गाड़ी बिना साइलेंसर के वो चला रहे थे, कोई लड़के तलवार लेकर बाहर भाग रहे थे। ये कनेडियन कल्चर में सिस्टम अलाउड नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो स्टडी वीजा परमिट है और विजिटर वीजा परमिट है या स्पाउस ओपन वर्क परमिट है, तो ये टेम्परेरी वीजा होते हैं। यदि आपने छोटी सी भी गलती की तो आपको पुलिस डिपोर्ट कर सकती है। इसके अंदर कोई शक वाली बात नहीं है, ये आप ध्यान में रखिए। मेडिकली फिट होने चाहिए। जो भारत में स्पाउस है, जब वो अपनी वीजे की एप्लीकेशन लगाएगा तो उसके बैंक में इनफ फंड्स होने चाहिए ताकि वो वीजा अफसर को ये प्रूव दे सके कि मैं कनाडा जाकर अपनी स्पाउस के ऊपर निर्भर नहीं हूंगा, मैं अपना खर्चा खुद झेल सकता हूं। अब ये बताता हूं कि कनाडा में अक्सर लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं हस्बैंड और वाइफ में, क्यों तभी वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं भेजती हैं, वाइस वर्सा। नंबर 1 क्या है कि कनाडा एक लेडीज प्रधान देश है, जबकि भारत जो है वो जेंट्स प्रधान देश है। वहां के लड़के जब यंग होते हैं तो कनाडा आकर या फोन के ऊपर
वो कभी ये टॉलरेट ही नहीं करते हैं कि वाइफ डोमिनेट उनको कर पाए। और यही हाल उनके लड़के और लड़की के माँ बाप की होती है। वो भी कभी नहीं चाहते कि भाई जो कनाडा वाला स्पाउस है उसकी बात ना मानी जाए। दूसरा क्या है कि समर के अंदर यहाँ पे क्या सिस्टम है कि जो लेडीज हैं, जो फीमेल्स हैं, एक तो वो वी नेक शेप कमीज पहनती हैं, तो जिससे आप लड़कियों की चेस्ट अक्सर आधी नंगी होती है। दूसरा क्या है कि स्लीवलेस वो ब्राउज कुर्ता पहनती हैं। तीसरा क्या है कि फटी हुई पैंटें अक्सर हम पहनते हुए लड़कियों को देख रहे हैं। चौथा वो निकरें पहनती हैं, जबकि जेंट्स ने ट्राउजर पहना होता है। देखो, यदि तो आप अनमैरिड हो तो कुछ भी करते रहो, कोई बात नहीं है, पर यदि लड़की मैरिड है तो उसको कुछ अनुशासन में रहना जरूरी है। आप हैरान होंगे कि मेरे को कुछ लड़कियां हेल्प लेने आती हैं, तो उन्होंने भी कपड़े आधे पहने होते हैं, जिससे मेरी जो फैमिली लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है। मेरी वाइफ जब ये देखती है कि आने वाली लड़की ने आधे कपड़े पहने आधे नहीं है, तो वो मेरी भी खिंचाई हो जाती है। सो प्लीज इन बातों से आपको संकोच करना चाहिए। तीसरा क्या है, यदि अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि यदि आपकी कनाडा में रहती हुई वाइफ ने आपके अगेंस्ट पुलिस को फोन कर दिया तो आपका हालत क्या होगी। नंबर 1, यदि पुलिस ने आपके ऊपर बैन लगा दिया तो आप, चाहे वो घर आपका ही है, आप ही लीज साइन की हुई है, स्टिल आपके ऊपर बैन लग सकता है कि आप 1 किलोमीटर के अंदर उस घर के नजदीक नहीं आ सकते हो। नंबर 2, यदि आपने अपनी वाइफ को पिटाई की है, उसको चपेट मार दी या उसको सीरियस तौर पे कोई चोट आ गई, तो आपको पुलिस स्टेशन की जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। फिर आगे क्या है कि जो आपके डैडी मम्मी भारत में है, वहां की पुलिस उनको उठाकर जेल में बंद कर सकती है। और वर्स्ट टू वर्स्ट, यदि आप उस लड़की के स्पॉन्सरशिप के ऊपर कनाडा में ओपन वर्क परमिट के ऊपर आए हो, तो आपकी डिपोर्टेशन हो सकती है। अब मैं आपको वो दो तरीके बताऊंगा कि यदि किसी लड़की ने आपके पैसे डुबो दिए, मींस कनाडा में आ गई, उसने आपको नहीं बुलाया, तो आप भारत रहते हुए क्या 2 कदम उठा सकते हो जिससे लड़की की परमानेंट रेजिडेंसी रुक सकती है। देखो, सबसे आप कुछ पिटाई तो कर नहीं सकते हो, 13,000 किलोमीटर दूर बैठे हो, कुछ नहीं कर पाओगे, पर 2 काम कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आपको किसी वकील से बात करनी होगी, मैं तो आपको अपने एक्सपीरियंस मुताबिक ही बता रहा हूं। देखो, परमानेंट कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एप्लीकेंट को पुलिस रिपोर्ट लगानी जरूरी है। यदि आप भारत से पुलिस रिपोर्ट को रोक सकते हो, उसके लिए चाहे आप किसी कोर्ट से स्टे ऑर्डर करवाओ, चाहे लोकल पुलिस में जाकर पंचायत को लेकर जाओ, वहां से रुकवा लो, या उसकी पुलिस रिपोर्ट गलत करवा दो, तो उस तरीके से उसकी परमानेंट रेजिडेंसी रुक सकती है। दूसरा क्या है कि देखो, जब भी अपने लाइफ पार्टनर की फाइल आप लगाते हो, आपको खुद मालूम है कि भी उसके अंदर गलत डॉक्यूमेंट क्या लगा हुआ है। डेफिनेटली वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट उसमें ऐसा लगाया होता है, चाहे पैसे जो 2 साल की फीस के पैसे हैं वो गलत हैं, या आईलेट का रिजल्ट गलत है, या उसकी कोई क्वालिफिकेशन गलत है, या उसने कोई क्वालिफिकेशन छुपाई हुई है, या उसने पहले शादी की थी वो आपको डिक्लेयर नहीं की है, या उसका किसी लवर के साथ पहले फ्रेंडशिप थी वो आपको धोखा देगी, कनाडा आ गई है, तो आप उसको केस पूरा बनाओ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लो। और जो ICCRC है, ये वो कनाडा की सरकार का डिपार्टमेंट है जो परमानेंट रेजिडेंसी ग्रांट करता है। कानून ये कहता है कि जब भी कनाडा में आप आ रहे हो तो आपने बिल्कुल सही जानकारी देनी चाहिए। यदि दी हुई जानकारी गलत आप प्रूव कर सकते हो तो उसकी जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो रुक सकती है,
और आप वहां पे रुकवा सकते हो। बाद में देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप ये परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा में रुकवा सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आपको किसी भी कनाडा के रजिस्टर्ड वकील के साथ बात करनी पड़ेगी, उससे केस परस्यू करना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि लॉ में कुछ लिखा रहता है, बाद में जो जजमेंट्स आती हैं वो और टाइप की आती हैं। ये जो वकील हैं ये अपडेटेड रहते हैं, इनको जानकारी होती है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा पटियाला पंजाब में दफ्तर है, गवर्नमेंट का लाइसेंस है हमारे पास, वहाँ पे हमारा वहाँ इंस्टीट्यूशन है। आपको कोई भी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए तो वहाँ के फ़ोन नंबर है 9815101148 या दूसरा नंबर है 9882295000। आप वहाँ से सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक संपर्क कर सकते हो ऑन एनी वर्किंग डे। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।